हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी आगामी परीक्षा जो है 6 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए जैक के द्वारा कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में कॉमर्स विषय, जो कक्षा 10वीं के कॉमर्स विषय जो बच्चे पढ़ते होंगे, उनका जो एक पेपर होता है व्यावसायिक अध्ययन, जिसको बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं, उसी के आज मॉडल सेट को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो आप इसको देख लीजिए और अपने पेपर को आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ये मॉडल सेट जो है वैसे तो है बहुत इजी, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ाई किए होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है। तो सामान्य निर्देश इसमें कुछ दिया हुआ है। जो पिछला एग्ज़ाम का पैटर्न था सेम उसी के जैसा पैटर्न है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पिछले बार जो है 40 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, इस बार 30 क्वेश्चन है। तो इसको आप देख लेंगे, सामान्य कुछ निर्देश हैं, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक फर्म जिसके ग्राहक अधिक हो उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, एक ऐसा फर्म है जिसके ग्राहक अधिक हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि होगी फाइलिंग की? तो इसके लिए देखिए दिया हुआ है खड़ी फाइल। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को करते हैं हम लोग वर्टिकल फाइल, खड़ी फाइल प्रणाली जो है वो सही हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पत्रों का प्रयोग डॉट 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 उद्देश्य हेतु किया जाता है। तो जो व्यापारिक पत्र होते हैं उनका प्रयोग जो होता है व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रतिलिपिकरण कहते हैं, कॉपिंग इज कॉल्ड। तो प्रतिलिपिकरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पत्र की प्रतिलिपि लेने की कला, आर्ट ऑफ कॉपिंग बाई लेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो ऑप्शन हमारा सेकंड है ऑप्शन बी, पत्र की प्रतिलिपि लेने की कला, यही हमारी प्रतिलिपिकरण है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, रेखांकन संभव है, क्रॉसिंग इज पॉसिबल। तो रेखांकन कहाँ पे संभव है? रेखांकन जो है वो चेक में संभव है। ठीक है, ऑफ चेक रेखांकन कहते किसे हैं? जब हम किसी चेक, जैसे मान लीजिए ये चेक है, चेक के बाएं कोने पर दो समांतर तिरछी रेखा खींच देते हैं, तो इसे हम चेक का रेखांकन कहते हैं। तो रेखांकन जो होता है वो चेक में होता है। ये आप चेक वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राप्त पत्रों पर कार्यालय की मोहर लगाते हैं ताकि, यानी स्टैम्प ऑफ ऑफिस इज पुट ऑन रिसिप्ट लेटर फॉर। तो हम प्राप्त जो पत्र होते हैं उस पर हम क्यों स्टैंप लगा देते हैं? हम इसलिए लगा देते हैं ताकि पत्रों का विभाग तथा प्राप्ति की तिथि ज्ञात हो सके। ठीक है, यानी हमें ये पता चले कि ये लेटर किस विभाग से रिलेटेड है और ये किस डेट को मिला है, तथा हमने इसकी कार्रवाई हेतु किसे सुपुर्द किया है। यानी हम इस एक तरीके से उस व्यक्ति की जिम्मेदारी, उस विभाग की जिम्मेदारी हम तय कर देते हैं उस स्टैंप या मुहर के माध्यम से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक ग्राहकों को ब्याज नहीं चुकाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है बच्चों, आपको मैंने बहुत बार बताया है, उसी पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो बैंक जो होता है वो एकमात्र ऐसा खाता है, चालू खाता है यानी करंट अकाउंट, जिस पर बैंक ब्याज नहीं देता है। उसके अलावा जो सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है और रिकरिंग डिपॉजिट है यानी आवर्ती चालू खाता, जमा खाता, इन सब पे ब्याज देता है बैंक, लेकिन चालू खाता पे बैंक ब्याज नहीं देता है। उल्टा इस पे सर्विस चार्ज के नाम पे, ठीक है, कुछ बैंक ले ही लेता है, देता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, यदि माल की क्षति रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है तो क्षतिपूर्ति की जाएगी। भाई अगर माल की क्षति जो है, यानी माल जो हमारा खराब हुआ है रेलवे के अधिकारियों के कारण, तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना कौन देगा? रेलवे ही देगा। उसका हर्जाना कौन देगा? रेलवे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्यापारिक कार्यालय महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजनेस ऑफिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे? इसमें अनेक विभाग होते हैं, ठीक है, होते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, कार्यालय से व्यापार का विज्ञापन दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। इस स्थान से ग्राहकों को सद्व्यवहार होता है। ऑप्शन डी है, वहाँ व्यापार पर नियंत्रण एवं संचालन होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो सभी ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो है ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 9 क्वेश्चन देखिए, पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग विभाजित किया जा सकता है।
तो जो पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चेक का अनादरण हो जाता है, चेक इज डिसऑनर्ड। तो चेक का अनादरण कब कब हो जाएगा, किस किस परिस्थिति में हो सकता है? जब लेखक के हस्ताक्षर में अंतर हो जाए, जब चेक आगामी तिथि का हो जाए, और चेक में धनराशि अंतर हो, यानी शब्दों में और अंतों में अंकों में धनराशि में जब अंतर हो जाता है तो इन सभी परिस्थितियों में जो है चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। श्रृंखला अनुक्रमणिका प्रयुक्त होती है, क्रॉस इंडेक्सिंग इज यूज्ड इन। तो जो श्रृंखला अनुक्रमणिका होती है वो पत्र पुस्तक में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 11 का वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब एक डाकघर दूसरे डाकघर को किसी व्यक्ति को धनराशि देने का आदेश देता है तो उसे कहते हैं, यानी एक जो डाकघर है, एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को मनी देने के लिए ऑर्डर देता है, तो इस व्यवस्था को हम लोग पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण व्यावसायिक संस्था के केंद्र बिंदु हैं। तो संपूर्ण व्यावसायिक संस्था का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम कार्यालय प्रबंध बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। बहुप्रतिलिपीकरण का सबसे प्राचीन ढंग है। तो सबसे प्राचीन जो ढंग है वो है आपका जिलेटिन प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पत्र के आधार पर ग्राहक वस्तुओं की पूर्ति हेतु आदेश देता है? यानी पूछ क्या रहा है कि किस पत्र के आधार पर यानी क्रेता जो है विक्रेता को आदेश पत्र देता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, निरख पत्र, जिसको कोटेशन लेटर बोलते हैं। देखिए पहले क्या होता है, सबसे पहले जो क्रेता होता है वो पूछताछ का पत्र लिखता है, जितने भी उसके विक्रेता होते हैं, संबंधी व्यापारी होते हैं, उनसे पूछता है कि भाई आप ये माल मुझे कितने में दोगे। फिर विक्रेता का जो पत्र आता है उस पूछताछ के जवाब में उसको हम बोलते हैं कोटेशन या निरख पत्र, ठीक है। अब निरख पत्र के जवाब में यानी कई विक्रेता के पास से हमारे पास निरख पत्र आ गया, वो उसका मिलान करते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी किसकी अच्छी है, रेट किसका कम है, उस आधार पर फिर हम आदेश पत्र जारी करते हैं। तो आदेश पत्र लिखने के लिए जो आधार होगा वो आपका निरख पत्र ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है 15 का वो सही है। 16वां प्रश्न देखिए, संदर्भ संबंधी पत्र लिखे जाते हैं। तो जो संदर्भ संबंधी पत्र हैं वो बैंक द्वारा लिखे जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिखे जाते हैं और ट्रेड यूनियन के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा जो है ये संदर्भ पत्र लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रतिलिपिकरण की सबसे महंगी विधि है, यानी प्रतिलिपि लेने की जो सबसे महंगी विधि है वो फोटो स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये जो मशीन होती है बड़ी महंगी मशीन होती है, इसको खरीदने में लाख 1.5 लाख रुपए की ये मशीन आती है, तो इसके खर्च ज़्यादा होते हैं, इसको मेंटेनेंस खर्च भी होता है। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं जिनको दिन भर में 10-20 पत्र भेजने होते हैं, उनके लिए हाथ द्वारा टाइपिंग या कार्बन पेपर द्वारा लिखना आसान होता है, सस्ता होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, अवयस्क को कौन सी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है? देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा जटिल दिया हुआ है और थोड़ा सा टेक्निकल रूप से ये गलत भी लग रहा है मुझे। देखिए क्या है, अवयस्क को कौन सी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है? तो जो अवयस्क होता है उसको बचत खाते की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि इसमें कंडीशन है अगर वो सेम हस्ताक्षर कर लेता है और उसकी उम्र 10 साल से अधिक है, यानी 10 साल के अगर वो ऊपर का अवयस्क है तो वो बचत खाता खोल सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर उसके पास क्षमता है सेम सिग्नेचर करने की, और कुछ व्यापारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वे चालू खाता भी खोलने का उत्तराधिकारी है और उसको लाकर की सुविधा भी मिल सकती है। तो इस स्थिति में मुझे जहां तक लग रहा है कि इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट मालूम हो रहा है, ठीक है। तो 18 का मेरे हिसाब से डी है। 19 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बीजक में दाम अधिक लग जाने पर विक्रेता द्वारा क्रेता के पास कौन सा प्रपत्र बनाकर भेजा जाता है? ठीक है, बीजक में दाम अधिक लग जाए, सबसे पहले तो आप बीजक समझ लीजिए, क्योंकि ये बीजक जो है आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास के सिलेबस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो बीजक होता है, यानी जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई माल खरीदते हैं, तो उसकी एक हम इनवाइस लेते हैं जिसको हम लोग बिल कहते हैं। तो ये जो बीजक होता है वो एक प्रकार का इनवाइस या बिल ही होता है, जिसमें माल की मात्रा, उसकी मूल्य, उसका छूट और उसके विवरण जो होते हैं, क्रेता विक्रेता के नाम, ये सब वगैरह उसमें लिखा होता है।
तो ठीक है, तो जब विक्रेता जो है बीजक में अधिक दाम लगा देता है, फिर उसको जब दाम अधिक लगेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेता को क्या कर देंगे, क्रेता को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने राम से माल खरीदा तो राम डेबिट हो जाता है, राम को माल बेचा तो राम डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स होता है। तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया था, अब उसको हमको क्या करना है, उसको हमको क्रेडिट करना होगा। क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तब जाकर के ये बराबर होगा। तो हम अब उसको क्या भेजेंगे, क्रेडिट नोट भेजेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जमा नोट। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे उसको जमा नोट। तो हम क्रेडिट नोट बना करके इसको भेजते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार किया। कार्ड इंडेक्सिंग वाज इन्वेंटेड बाई। तो ये बहुत ही आसान और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लगभग लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर है एवेज इन रोजियर। आप भी शायद इसके उत्तर को जानते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, फोल्डर इज यूज्ड इन। तो जो फोल्डर है वो शैनन वाली फाइल प्रणाली में इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, शैनन फाइल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाई। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्रेडिटर्स यानी लेनदार के द्वारा लिखा जाता है। लेनदार यानी जो माल उधार बेचने वाला होता है या ऋणदाता होता है, उसी के द्वारा जो है विनिमय पत्र को लिखा जाता है। अगर विनिमय पत्र की जगह अगर ये प्रतिज्ञा पत्र होता तो प्रतिज्ञा पत्र फिर कौन लिखता है, तो यहाँ हम देनदार पे करते हैं, डेप्टर्स। लेकिन यहाँ विनिमय पत्र है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, रोटरी मशीन से प्रतिलिपि उपयोगी है। तो जो रोटरी मशीन होती है वो किसके लिए उपयोगी है, तो वो हो जाएगा आपका बड़े व्यापारियों के लिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़े व्यापारियों के लिए। रोटरी मशीन से जो हम चक्राकार यंत्र में जब इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम बड़े व्यापारियों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, डाकघर सावधि जमा योजना कब प्रारंभ की गई, व्हेन डिड द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम स्टार्ट। तो ये ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए क्या है, सन 1979। ठीक है, सन 1979 में जो है इसका प्रयोग किया गया था, यानी प्रारंभ की गई थी यह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग होते हैं, मेन पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 8 भाग जो होते हैं, 8 मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये बड़ा आसान प्रश्न है, अगर आप पढ़े होंगे कॉमर्स, थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी होंगी तो इसको आप बना लेंगे कि जो 3 दिन होते हैं वो डे ऑफ ग्रेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, डे ऑफ ग्रेस के होते हैं, यानी जिसको हम लोग रियायती दिन बोलते हैं, अनुग्रह दिवस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे पूछता ये बोल सकता है कि जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 3 दिन छूट के देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर देगा बिल ऑफ, ऑप्शन ए अनुग्रह दिवस, ऑप्शन बी हो जाएगा रियायती दिवस, फिर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त दोनों, और फिर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो तिथि होती है, यानी अगर उसकी परिपक्वता तिथि आ रही है 3 मार्च को, तो उसमें हम 3 दिन और जोड़ लेंगे और 6 मार्च को यानी हमारी भुगतान प्राप्ति की तिथि हो जाएगी। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, कार्ड अनुक्रमणिका के अंग हैं। तो जो कार्ड अनुक्रमणिका होती है उसमें नाम कार्ड भी होता है, संकेत कार्ड भी होता है, खानेदार अलमारी भी होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कार्यालय व्यापार में वही महत्व रखता है जो एक घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का होता है। ये स्टेटमेंट भी लगभग लगभग हर साल एग्जाम में आता है और इस साल भी ये आने की संभावना प्रबल है। ये है डिक्सी का। ठीक है, यानी डिक्सी साहब जो है कार्यालय की महत्वता, इसकी विशेषता को बताते हुए बोलते हैं कि वही महत्व है जो घड़ी में एक मुख्य स्प्रिंग का होता है। यानी जैसे ही घड़ी में से मुख्य स्प्रिंग निकल जाएगी, घड़ी काम करना बंद कर देगी। ठीक वैसे ही कार्यालय से यदि व्यापार से यदि कार्यालय निकाल दिया जाए तो व्यापार का अस्तित्व में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डाकघर बचत खाता कितने समय में मृत मान लिया जाता है। तो जो डाकघर बचत खाता होता है वो 5 वर्ष में मृत मान लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सही है, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर
30 लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अधिक से अधिक वीडियो को देख सकें। आपको मैं बता दूं कि कक्षा 9th और 10th के लिए जो कॉमर्स गुरु चैनल है, कॉमर्स का सबसे विश्वसनीय चैनल है, इसमें आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल सेट हैं, पीवीआई क्वेश्चन है, वो सब आपको मिल जाएंगे। चैनल जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपके पास सारे वीडियो आ जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके उसको खोल सके देख सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 50,000 प्रतियाँ लेने के लिए सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम जो विधि हो जाएगी 50,000 प्रतियाँ लेने के लिए वो हो जाएगी रोटरी डुप्लीकेटर, ठीक है, जो चक्राकार यंत्र जिसमें लगा होता है, जिसके माध्यम से हम उसको निकालते हैं आसानी से। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उसके वीडियो को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं परीक्षा के लिए आगामी।